क्लास 9th के लिए हिस्ट्री का दूसरा लेसन यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इसके अंतर्गत आज हम लोग रूसी क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि यूरोप में समाजवादी विचारधारा तेजी से आगे बढ़ रही थी और 1914 ईस्वी तक किसी भी स्थान पर समाजवादी शासन की शुरुआत नहीं हो सकी थी। लेकिन यही समाजवादी विचारधारा वाले लोग 1917 ईस्वी में अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस में जो है समाजवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करने में सफल रहे। तो अब इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग रूस 1914 ईस्वी में रूस की स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति, हम लोग इस विषय पर चर्चा करें। 1914 ईस्वी की बात करें तो रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जो शासक था, जो कि जार कहलाता था, आपको बता दें रूस का जो राजा हुआ करता था उसको जार कहा जाता था। और तत्कालीन समय का जो रूस था आज के रूस से काफ़ी विस्तृत था। आज जो स्वतंत्र देश हैं फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन इत्यादि जो देश थे वो सभी रूस के ही भाग थे। और इस रूस पे धार्मिक रूप से कहा जाए तो जो है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का एक भाग था। रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी या फिर चर्च के मानने वाले लोगों का बहुमत था। अन्य धर्म के लोगों का भी बहुमत के अन्य धर्म के लोग भी वहाँ पर रहते थे, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, बौद्ध, लेकिन उनके तुलना में रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का बहुमत था। तो ये रूस की तत्कालीन स्थिति हो गई। अब हम लोग इस टॉपिक के अगला अंतर्गत रूस की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। जब भी हम अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर और सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्री का महत्व का विश्लेषण करना अनिवार्य होता है। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कहें तो रूस की आबादी का लगभग 85% भाग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर था। और कहा जाए क्योंकि 85% लोग यानी कि अधिकांश जनसंख्या अपनी ज़रूरत के लिए खेती पर निर्भर था, इसीलिए तत्कालीन समय में रूस में पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन होता था और इस कारण से रूस अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ था। अब सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री की चर्चा करते हैं तो तत्कालीन समय में रूस में इंडस्ट्री बहुत ही नाम मात्र के थे। हमने बताया लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 15% आबादी ही अपने आजीविका के लिए जो थे वह इंडस्ट्री पर निर्भर थे। जो भी फैक्ट्रियाँ थी सेंट पीटर्सबर्ग में या फिर मॉस्को में स्थापित थे और जो भी उत्पादन फैक्ट्रियों में होता था बड़े फैक्ट्रियों की तुलना में छोटे फैक्ट्रियों में अधिक होता था, यानी घरेलू स्तर पे कारीगरों के द्वारा जो उत्पादन का काम अधिक होता था। बड़े फैक्ट्रियाँ भी थी लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम थी और जितने भी ज़्यादातर कारखाने स्थापित किए गए थे उन कारखानों में से अधिकांशतः निजी संपत्ति यानी पूंजी, जिस व्यक्ति के पास पूंजी था उनके द्वारा ही स्थापित किया गया। इन फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण नहीं हो, अर्थात उनके लिए काम का समय निश्चित हो, उनको वेतन मिलता रहे, इसके लिए सरकार के द्वारा जो है फैक्ट्री इंस्पेक्टर की स्थापना को नियुक्ति की गई थी। लेकिन इसके बावजूद में भी रूस के फैक्ट्रियों में श्रमिकों का शोषण होना आम बात थी। सामान्यतः कारीगरों के द्वारा जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाती थी वहाँ पर मजदूरों को 15 घंटे तक काम करना पड़ता था, वहीं बड़े बड़े फैक्ट्रियों में मजदूरों को 10 से 12 घंटे तक का काम करना पड़ता था। तो इस प्रकार की मजदूरों की स्थिति, फैक्ट्रियों की स्थिति थी, बहुत ही कम फैक्ट्री थे। अब इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति पर चर्चा करते हैं। फैक्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर थे सामाजिक स्तर पे वो एक दूसरे से बटे हुए थे। सामान्यतः जैसा कि होता है अधिकांश मजदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, शहरी क्षेत्र में काम करते थे और उत्पादन घटने की स्थिति में वापस वो अपने गांव चले जाते थे। तो शहर और गांव का संपर्क बना हुआ होता था। वहीं पर कुछ मजदूर ऐसे थे जो हमेशा के लिए शहर में आकर के बस गए। यहाँ पर फैक्ट्रियों में मजदूरों की भूमिका उनके कार्य करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करती थी। जिसके पास कार्य करने की अच्छी योग्यता है, क्षमता है, अच्छी स्किल है, उसका महत्व अधिक दिया जाता था, उसको अधिक वेतन दिया जाता था। जैसे कहा जाता है कि धातु का काम करने वाले जो श्रमिक होते थे उनकी स्थिति बाकी सारे
मजदूरों की तुलना में अच्छी होती थी, ये स्थिति बनी हुई थी। अब फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में देखा जाए तो लगभग 1914 ईस्वी में जो स्थिति थी उसमें कुल मजदूरों की संख्या में लगभग 31% महिलाओं की थी। लेकिन वेतन की स्थिति में देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं के वेतन में आधे से लेकर के 2/3 तक अंतर होता था। इवन मजदूरों ने अपने आप को संगठित किया था, एक दूसरे की मदद करने के लिए, बुरे समय पे आर्थिक मदद करने के लिए मजदूरों ने अपने आप को संगठित किया था। इस स्थिति में अगर किसी फैक्ट्री में या किसी कारीगर के द्वारा अगर मजदूरों को निकाल दिया जाता था तो उसके आसपास के जितने भी मजदूर होते थे वह हड़ताल का सहारा लिया करते थे। तो ये मजदूरों की सामाजिक स्थिति थी। अब हम लोग देखते हैं खेतों में काम करने वाले लोगों की स्थिति क्या थी। खेतों में काम करने वाले की चर्चा की जाए, हमने बताया कि 85% लोग खेती पर निर्भर थे, लेकिन ज़मीन का अधिकांश हिस्सा सामंतों के पास, कुलीन वर्ग के राजशासकों के पास या फिर चर्च के पास सुरक्षित था। और अधिकांश किसान भूमिहीन थे, वह इनके भूमि पर खेती करने का कार्य करते थे। और चूंकि सामंतों के द्वारा, शासकों के द्वारा, चर्च के द्वारा जनता का शोषण किया जाता था, इसीलिए इनकी निष्ठा सामंतों के पक्ष में नहीं था। रूस के किसानों की मानना था कि सामंतों से, नवाबों से ज़मीन छीन लिया जाए और किसानों के बीच में वितरित कर दिया जाए। यही कारण था कि रूस के किसानों और ज़मींदारों के बीच में हमेशा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहती थी। हाँ, एक बात जानना जरूरी है कि रूस के किसान यूरोप के अन्य किसानों से बेहतर स्थिति में थे। वो स्थिति क्या थी कि प्रत्येक वर्ष खेती का काम पूरा हो जाने के पश्चात रूस के किसान अपनी संपूर्ण भूमि कम्यून को सौंप देते। ये कम्यून की तुलना हम आधुनिक समय में ज़मींदार से कर सकते थे। खेती, उनसे ज़मीन लेना, खेती करना और खेती का काम पूरा हो जाने के बाद उस ज़मीन को वापस कम्यून को सौंप देना। और फिर से जब खेती का काम शुरू होगा तो परिवार की स्थिति के आधार पे ये कम्यून जो है फिर से किसानों के बीच में ज़मीन को बांटता था। तो ये रूस के किसानों की, रूस के मजदूरों की स्थिति थी। अब यहाँ पर जिस टॉपिक से जो प्रश्न आपका बन सकता है उस प्रश्न के अंतर्गत हम लोग कहें तो रूस की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। रूस की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कीजिए और इस टॉपिक के में आपको रूस के किसानों का, रूस के फैक्ट्रियों का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रूस में मजदूरों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। रूस में मजदूरों के वर्गीकरण या उनकी सामाजिक स्थिति का वर्गीकरण कीजिए। और तीसरा प्रश्न जो बनेगा वह यह बनता है कि रूस में या फिर रूस के किसान यूरोप के अन्य किसानों से किस प्रकार से अलग थे। रूस के किसान यूरोप के अन्य किसानों से किस प्रकार से अलग थे। शेष टॉपिक हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे।